अब जनाब हम आ जाते हैं एक और मसले की तरफ। और आपको पता है वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शक्ल खूबसूरत है, देखने वाले की निगाह में खूबसूरती होती है, लेकिन आपकी खूबसूरती में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, वो है आपके बाल और आपके स्माइल, आपके दांत। तो मैं दांतों की बात करूँगी। अब तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लोगों में काफ़ी रुझान बढ़ गया है दांतों को लगवाने का, दांत रिमूव करवाने का। डेंटल जो ये इम्प्लांट करते हैं ना दांतों को, इसके हवाले से कुछ खबरें अब ऐसी आ रही हैं कि जी कैंसर का सबब भी बन सकता है। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे ही मेडिकल और कॉस्मेटिक के शोबों में भी हम देख रहे हैं बड़ी तरक्की हो रही है। तो ऐसे में ये जो कैंसर की बात हो रही है, ये कॉस्मेटिक जो एक हम करवाते हैं दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए ट्रीटमेंट, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है कि इंतहाई अहम सवाल है, जिसका जवाब लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे डेंटल सर्जन डॉक्टर अली हुसैन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है इम्प्लांट्स, टीथ वाइटनिंग, टीथ इम्प्लांट, और उसके अलावा आपको पता है कि क्राउन्स और फिर वो आपको पता है वो रिटेनर्स भी लगते हैं, रिटेनर्स क्या कहते हैं, लाइनर्स लगते हैं। खैर वैसे तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था कि मैं तो भाग गई थी 15 दिनों में। मुझे किसी ने कह दिया कि आप दांतों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए ना लगा लें। मैंने लगाया 10-15 दिन, मेरे सर में इतना दर्द हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मेरे दांत ऐसे ही ठीक हैं, अभी आप लोगों के सामने हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये कर मेरा ख्याल है जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं शायद वो इस हद तक चले जाते हैं। देखें, एक तो ये है कि जो आपने स्टार्ट में बताया कैंसर का इम्प्लांट से, इस वक्त ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। अच्छा। हाँ देखें, कैंसर हमने जितना भी रिसर्च पढ़ी है या फिर हम यहाँ पर इतने 12-13 साल के एक्सपीरियंस के बाद पहुँचे, जो मुंह का कैंसर है उसकी वजूहात जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, यूवी रेडिएशन है, अगर किसी फैमिली में रन करती हैं वो चीज़ें हैं, पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, ये चीज़ें हैं। खुदा न खास्ता सामान की सफाई ना करने की वजह से अगर हेपेटाइटिस हो जाए ना, हेपेटाइटिस के बाद वो लिवर की तरफ चले जाए और लिवर का कैंसर हो जाए, वो चीज़ें उस तरफ जा सकती हैं। लेकिन इम्प्लांट से अगर पेशेंट को पहले से खुदा न खास्ता कोई कैंसर बॉडी में मौजूद है और उसके बाद वो इम्प्लांट्स वगैरह करवाता है और डायग्नोसिस नहीं हुई होती तो वो चीज़ एग्जेजरेट कर सकती है। लेकिन इम्प्लांट्स की वजह से, सिर्फ इम्प्लांट्स की वजह से कैंसर होना, इट्स नॉट प्रूवन येट। अब मैं आपको इम्प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इम्प्लांट्स स्क्रू होता है टाइटेनियम का, जो कि हमारे जबड़ों में लगता है, और ये उन पेशेंट्स को लगता है जिनके दांत नहीं होते, और ये एक बेहतरीन ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारी दांत के अंदर भी एक जड़ होती है, ऊपर दांत कैसा होता है, की जगह पे स्क्रू लगा देते हैं। एग्जैक्टली, और उसके ऊपर फिर हम दांत लगते हैं। और मैं आपको बताऊं, नेचुरल रिप्लेसमेंट इस्लामी तौर पे भी है, क्योंकि खुदा ने भी ये कुरान में कहा है कि मैं जैसे आपको भेजता हूँ वैसे ही आपको उठाऊँगा। तो वो एक इस्लामी तौर पे भी एक ठीक चीज़ है इम्प्लांट, और साइंटिफिकली भी इम्प्लांट बेहतर चीज़ है। इसमें ना मैंने अभी, ठीक है, आपने कैंसर वाला जो एक वो जो परसेप्शन बना हुआ था वो तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि किसी मतलब लो लेवल के डेंटिस्ट क्लिनिक पर जाकर लोगों ने ट्रीटमेंट कराया तो वहाँ से उन्हें हेपेटाइटिस लग गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जितने भी टूल्स थे वो स्टेरलाइज नहीं थे या नए नहीं थे। तो हमारे यहाँ जो ये स्टेरलाइज करने का रुझान है नए की बजाय, क्योंकि ज़ाहिर है वो कॉस्टली पड़ता होगा, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर बी क्लास ऑटोक्लेव मशीन, स्टेरलाइजर जिसको स्लैश कहते हैं, अगर वो बी क्लास है तो उसमें जितने भी जरासीम हैं, जितने भी वायरसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट हेपेटाइटिस या HIV का है तो वो उनके सामान डिस्पोजेबल होने चाहिए और वो फेंक देने चाहिए। अच्छा, वो अब सवाल ये आता है, एग्जैक्टली, अब सवाल ये आता है कि देखिए कुछ तो हम क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हेपेटाइटिस के होते हैं, जैसे कि हम आँखें चेक करते हैं, उंगलियाँ चेक करते हैं, और अगर कभी हमें डाउट होता है तो हम टेस्ट भी करवा लेते हैं वायरल लोड चेक करने के लिए। ये पता चल गया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें डाउट्स हो तो HIV का नहीं पता चल सकता। नहीं, HIV को भी पता चल, हम एटलीस्ट अगर हमें पता चल गया कि वो पेशेंट कमज़ोर है, या फिर हमने हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल, फॉर एग्जांपल कि आपने दांत कहाँ से निकलवाया था, ये दांत निकला हुआ कहाँ से, अगर वो एरिया हमें ऐसा लगा कि वहाँ प्रिवेलेंस HIV की, हेपेटाइटिस की ज़्यादा है, स्ट्रेट गो फॉर द टेस्ट। आपको आ रही बात समझ? तो जब वहाँ पर टेस्ट आ जाएगा तो देन इट विल बी क्लियर। या हम CBC नॉर्मल से, हम CBC में भी कभी कभार वो चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आ जाती हैं, जब थोड़ी सी डिफरेंसेस नज़र आती हैं देन हम टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन मैं या फिर रिपीट कर दूं, अगर ऑटोक्लेव मशीन B क्लास है
और पाउच के अंदर से वो कलर चेंज होकर सामान निकल रहे हैं, पाउच जो जिसके अंदर रैप होता है, तो फिर वो सामान आपके मुंह में यूज़ करने के लिए काबिल कबूल है, वो बिल्कुल कोई से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब आते हैं कि जो आपने बताया कि नीम हकीमों के पास जाके जो प्रॉब्लम होती, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सारी से आप स्टडी करके जाएँ। हम शूज़ लेने जाते हैं तो 2 लोगों से पूछ के जाते हैं कहाँ से जाएँ, अगर आप दांतों का काम करवाने जा रहे हैं तो अपने रिलेटिव से पूछिए। मुझे ये बताएं, वैसे पाकिस्तान में रुझान ये स्टरलाइज करने का है या नहीं है? देखें, इट डिपेंड्स। अगर आप देखें, अगर डेंटिस्ट पढ़कर आ रहा है पूरा अपनी 4 साल की पढ़ाई करके, उसके बाद मास्टर्स करके फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो पहली चीज़ ये दिखाई जाती है हमारी एथिक्स में कि आपने सामान, हम उन क्लिनिकों में सीखने नहीं जाते जहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टरलाइजेशन का प्रॉब्लम है। आजकल बच्चों का ये रुझान है। खुदा न खास्ता अगर किसी क्वैक के हाथ में या फिर नीम हकीम के हाथ में वो पेशेंट लग गया, तो फिर उसको तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसने तो पढ़ा ही नहीं है। उसको तो फिर यह है कि उसको अपनी रोज़गार चलाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जिसके लिए हम सुबह शाम रात टीवी पे बैठ के यही बात करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब इस वक्त काफ़ी जज्बाती हुए हैं। मैं ये बात फिर से क्लियर कर दूं कि उन्होंने बोला है कि अगर बी क्लास वाला स्टेरिलाइजर आप यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स के सारे जर्म्स किल हो गए हैं, आप वो टूल्स अपने मुंह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तरीकाकार है ये पाकिस्तान में चल रहा है, लोग नए टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्टेरिलाइजिंग मशीन बी क्लास है तो इट्स ओके। अदरवाइज इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप नए टूल्स यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। अब आ जाते हैं उन क्लिनिक्स पर जहाँ पर कि अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग लेते हैं किसी डॉक्टर को असिस्ट करके और अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, और ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है, ना कोई सर्टिफिकेट चेक होता है, और धड़ाधड़ लोगों के दांत निकाल रहे हैं और काम चल रहा है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ होता? उसके लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने एक आरिफ अलवी साहब के दौरान जब टेन्योर में बहुत एक्टिव हुए थे, वो देखिए इसमें ये होता है कि पूरी एक लॉबी है। अब आप हम डेंटिस्ट तो इस पर एक्टिवली काम कर सकते हैं, बल्कि हमें ही काम करना चाहिए। हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसके लिए मैं भी आजकल का रूल्स में पहली बात ये सिखाई जाती है ना कि भाई आपने स्टेरिलाइज करना है, तो उसमें रूल्स में ये भी होना चाहिए कि जहां कहीं आप देखें तो रिपोर्ट भी करें। वो रिपोर्ट भी करें। देखें, वो रिपोर्ट करने में फिर ये होता है इनकी एक लॉबी है बहुत बड़ा। ये कोई एक क्लिनिक ऐसा नहीं है। कराची में, पेशावर में, आप जहाँ इंटीरियर सिंध में भरे में क्लिनिक्स। अब इनके लिए हम अकेले डेंटिस्ट, क्योंकि देखें हम क्लिनिशियंस हैं, हमारी लाइफ भी बिजी होती है, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई एक ऐसा पैक्ट बना सकते हैं, कोई ऐसा रूल बना सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से इत्तेहाद हमारे बीच में हो जाए। मैं आपको बताऊं कि हम डेंटिस्टों से भी कुछ कमी बेशी होती हैं। हमारे सर्टिफिकेट्स पे लोगों ने क्लिनिक खोले हुए, तो ये देखें पहले तो हम अपने आप को ठीक करें। आप लोग कैसे इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं? अपने रेट्स कम करके, फिर लोग सस्ते क्लिनिक्स में नहीं जाएंगे। हम अपने रेट्स कम कर दें और उसके बाद फिर ना देखिए मेरी बात सुने, डेंटिस्ट्री मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सस्ती है ना तो ख़राब है। ये मैं आपको क्लियर बात, क्योंकि वो प्रोटोकॉल जब स्टरलाइज माहौल देने के बाद चीज़ें सस्ती बचती ही नहीं है। जो चीज़ जो आपको कॉस्ट है वो तो आपने कवर करनी है, राइट? जितने का डेंटिस्ट को वो आप समझ लें कि रेंट देना है, उस एसी का माहौल देना है, स्क्रब्स लेने हैं बच्चों के लिए, वो तमाम चीज़ें, फिर दांत बनाने की लेबोरेटरी है वो कॉस्ट चार्ज करती है। अच्छा, अब मुझे बात आप और बताएं ना, ये तो ठीक है हो गया, अब जरा कॉस्मेटिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये तो वो चीज़ है कि जिसमें अगर आप नहीं भी करवाएंगे तो आपका गुजारा हो रहा है, लेकिन वो लोग जो कुछ थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाहते हैं कि हम ज़रा कुछ और अच्छे दिखें, पुरकशिश दिखें, उसमें वो कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके ख्याल में कि ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग फिर भी क्रेजी होते हैं और करवाते हैं? अब मैं देखें एक चीज़ बताऊं, आपने अपनी एग्जांपल दी थी कि मैंने छोड़ दिया था। अब पता नहीं आपने शायद अगर छोड़ दिया तो उसके बाद आपने दांतों के दरमियान स्पेसिंग ऑब्जर्व की या नहीं? मैंने की, आपने की। अब ये स्पेसिंग बढ़ती चली आएगी। इस वक्त आपने छोड़ दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, विद टाइम उम्र बनी इस तरह कि उस डॉक्टर ने ज़ाहिर है फिर दांत निकाला, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको करने के लिए ना। एग्जैक्टली, वो उसको करने के लिए, तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए वो ट्रीटमेंट करवाना जरूरी था। अब मैंने हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा तो अब वो टाइम के साथ जो स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी तो उसके बाद फिर आप वो चीज़ें बदनुमा नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यू नीड टू केयर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉस्मेटिक का पूछा, जहाँ स्पेसिंग होगी, जहाँ दांत टेढ़े मेढ़े नज़र आएंगे, उसका हल ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर उसमें मसूड़ों पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है। इनिशियली स्पेसिंग बदनुमा नज़र आता है, बाद में फिर वो दांत के हिलने का बाइस होते हैं। जब हिलने का बाइस होते हैं तो फिर उसके बाद हमें निकालने पड़ते हैं। समझ गई, मैं समझ गई। अब मुझे ये बताइएगा कि मैंने कॉस्मेटिक की जो बात की है उसमें ना
कैंसर का तो आपने बता दिया कि अगर आपके जीन्स में है या आपकी फैमिली हिस्ट्री इस किस्म की है तो कुछ ऐसा फिर भी पॉसिबल है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो। अब थोड़ा सा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन टेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी ज़रा मुझे बताएगा कि उनकी डेंटल केयर क्या है और वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जब आपको, भले आपकी फैमिली हिस्ट्री ना हो, अगर आपको फील होना शुरू हो तो आपको अलर्ट हो जाना है। देखें, डायबिटिक पेशेंट्स की जो ओरल माउथ, जो ओरल कैविटी, स्मेल भी आती है डायबिटिक स्मेल पेशेंट्स बिल्कुल आती है, हेलिटोसिस की कंप्लेन होती है, लेकिन साथ ही हमें बहुत उनके ना मसूड़े अलग से नज़र आते हैं। किस तरीके से? ज़्यादा इन्फ्लेमेशन। अगर आम पेशेंट के मुंह में गंदगी जमा है तो वो मसूड़े आसानी से ब्लीड नहीं करते जितने आसानी से ब्लीड करते हैं डायबिटिक पेशेंट के, और अलग से नज़र आ रहे होते हैं। दांत जल्दी हिलना शुरू होते हैं। पेशेंट आता है 42-43 ईयर्स में, आके कहता है मेरे सारे दांत हिल रहे हैं। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में आपको आसानी से नज़र नहीं आती। हम ऐसे पेशेंट का जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, आप मेरा डायबिटिक, तो आप डेंटिस्ट हैं, आपको क्या, आपका क्या ताल्लुक है, आपको डायबिटीज़? मैंने कहा फ़ौरन करवाएं। जब करवा के आता है तो देखते हैं कि शुगर HbA1c 7.3, 7.4, 8 तक चली। तो फिर अब रीज़न क्या होता है कि उसकी डायबिटीज़ की वजह से मसूड़े जल्दी ज़्यादा नीचे जाना शुरू हुए, दांत हिलना शुरू हो गए, गंदगी जो थी उसके असरात मुंह में, जो कि सफाई ना कराने की वजह से होते हैं डेंटिस्ट के पास जाके, वो ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई लाजमी करवानी है, इधर यू आर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। अच्छा, अब वो पेशेंट्स जो कि क्लिनिक्स पे जाते हैं वो किस तरह मेक श्योर करें कि उस डॉक्टर के पास जो टूल्स हैं वो स्टेरलाइज्ड हैं या फिर वो बिल्कुल साफ तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर रहा है? आपकी, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि हम भी तो नोटिस करें। हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो आपने क्लिनिक के अंदर एंटर होने से पहले उस क्लिनिक के बारे में स्टडी कर लेना है कि मैं किस क्लिनिक जा रहा हूँ। क्या आपका कोई सोशल सर्कल में कोई बंदा है जो उस क्लिनिक पे गया? उससे पहले आपने रिव्यूज़ लेने हैं। नंबर 2, एंटर होते ही डिग्री जो देखनी है अपने वॉल पे, वो लाजमी है। क्या वो डिग्री वाला बंदा वाकई अंदर बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ? नहीं बैठा हुआ तो आप वेट करें, उसके आने का इंतज़ार करें। जब वो आ जाए उसके बाद आपकी ड्यूटी, आप पूछें कि मुझे ऑटोक्लेव मशीन दिखा दें। आपने ऑटोक्लेव मशीन देख ली, आप मुतमईन हो गए कि ये B क्लास ऑटोक्लेव ही, और उससे कंफर्म करें क्या ये B क्लास है। उसके बाद आपके मुंह में जो पाउच, जो सामान खुलने वाला है, वो पाउच एग्जैक्टली वो पैक है या नहीं है, और उसके अंदर जो कलर चेंज हुआ हुआ है वो लाइट ब्लू से रेड हुआ हुआ है या लाइट ब्लू से ग्रीन हुआ, वो आपने इंडिकेटर चेक करना है। अगर वो कलर चेंज हुआ हुआ है देन आप उसे कहें कि भी सामान मैंने ऊपर यूज, या फिर यू कैन आस्क कि मैं एक्स्ट्रा पे कर लूँगा, आप कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा पे कर लें, हम कहेंगे आप डिस्पोजेबल। चलें जी, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया है। होप सो कि आप लोगों ने गाइडेंस ले ली होगी और आप जब नेक्स्ट टाइम किसी डेंटल क्लिनिक पर जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।